एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ये एक वन शॉट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में दो तरह के करंट आते हैं। एक होता है अपना डायरेक्ट करंट, दैट इज़ डीसी। दूसरा होता है हमारा अल्टरनेट करंट, दैट इज़ एसी। डीसी क्या होता है? इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट वेरी विद टाइम। मतलब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये उसका ग्राफ होता है, ये वाला। और इसमें फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और इसकी सोर्स क्या होती है? बैटरी या सेल। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि डायरेक्शन जो होता है करंट का, वो चेंज करता है पीरियोडिकली, और एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो सेम रहता है दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, ये होता है इसका। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ का एम्पलीट्यूड, यहाँ का एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। बट यहाँ पे टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रहा है करंट का डायरेक्शन, तो वो होता है अपना अल्टरनेटिंग करंट। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कहाँ से होता है वो देख लेते हैं। जो हमारा वोल्टेज होता है या फिर क्या कहते हैं, ईएमएफ होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू रख देंगे, तो ई मैक्स की वैल्यू जो रखेंगे ना, वो ई मैक्स की वैल्यू देखो क्या होती है? NA B ओमेगा, जिसमें बी होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ई नॉट जो होता है ना, वो पीक होता है। अब सेम करंट को लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब कुछ टर्म जो रिलेटेड है अल्टरनेटिंग करंट से वो देख लेते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है कि जो वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की या फिर अल्टरनेटिंग करंट की, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होती है, वो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ के लिए ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। पीक वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल इज डिफाइंड एज पीक वैल्यू। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ की या फिर अल्टरनेटिंग करंट की एक पर्टिकुलर, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में, वो क्या कहलाती है? पीक वैल्यू। उसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है। अब यहाँ पे एक ये क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेते हैं कि जो एवरेज होता है ना साइन ओमेगा टी, वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर पूछी जाए किसी चीज़ की फुल साइकिल में, तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी जीरो, कॉस ओमेगा टी जीरो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाफ होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये भी हाफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एवरेज वैल्यू पूछ रहा है फुल साइकिल में, तो साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जीरो, कॉस ओमेगा टी की जीरो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हाफ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की हाफ होगी। ठीक है, ये अब आ जाता है एवरेज वैल्यू। अब करंट एवरेज पूछ रहा है, तो वो क्या होगा? जो करंट है एक पर्टिकुलर dt टाइम में, उसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt टाइम। ठीक है, इसका एक केस देख लेते हैं। पहला केस कि एवरेज वैल्यू जो है कंप्लीट साइकिल में, आई एवरेज जीरो होगी, ई एवरेज भी जीरो होगी, मतलब ईएमएफ। और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल में कितनी होगी? हाफ साइकिल में जो आई एवरेज होगा वो होगा 2I0/पाई, और ईएमएफ जो होगा वो होगा 2E0/पाई। ठीक है, अब आ जाता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट में एवरेज आई स्क्वायर, अंडर रूट में एवरेज आई स्क्वायर। इसका देखो, अब ये आरएमएस जो है ना, इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज का पहले स्क्वायर किए, फिर एवरेज, फिर उसका अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि v जो है हमारा, वो क्या है? v नॉट, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर जब आरएमएस निकालना है, तो एवरेज वैल्यू लेंगे। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, मतलब यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? v0/2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? रूट करना है। ये देखो रूट का है सिंबल, तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल वी आर एम एस को अगर रिलेट करके लिखे, तो वो आ जाता है वी आर एम एस इज इक्वल टू v0/√2। वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर एम एस क्या होता है? v0/√2। ठीक है, सेम करंट के लिए भी देखेंगे तो उसके लिए भी यही आ जाएगा, I0/√2। I0/√2 आई आर एम एस की वैल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
अनलेस मेंशन अदरवाइज द गिवन वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ करंट इज आरएमएस। अगर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है तो जो गिवन वैल्यू होगी ईएमएफ की या करंट की उसको हम एज अ आरएमएस वैल्यू ही लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पहले देख लेते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। फाई से जो डिनोट करते हैं वो होता है हमारा फेज डिफरेंस। ये जैसे कि फॉर्मूला है करंट का, इसमें जो फाई है वो क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज एंगल होता है आई का और ई का। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये होता है आई माइनस फाइव ई। तो ये पूरा ऐसे लिखें तो फाई की वैल्यू यही आती है, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये देखना कि फेज डिफरेंस जो होता है फाई होता है, ठीक है। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की अगर बात करेंगे जो कि प्योरली रेजिस्टिव है, तो करंट का पहले वही लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम केवीएल लगाएंगे, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग ये सर्किट हमारा, ठीक है ना। यहाँ पास से चल रहा है तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। आर ये है इसका रेजिस्टेंस, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी को हम आई आर लिख सकते हैं, है ना। वी की जगह वैल्यू रख दिए हैं आई आर, तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो अपना फाई है ना वो जीरो होगा, इसलिए जो आई नॉट होगा वो हो जाएगा वी नॉट आर। क्यों, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। तो करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, ठीक है। अब देखो एक अच्छा ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, ये अच्छे से देख लेना कि कॉस थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाय टू, और माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस पाई बाय टू, और माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस माइनस पाई, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। जब एकदम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ये सर्किट थोड़ा ब्लर है, मैं इसको क्लियर बना देती हूँ। ये हमारा ऐसा है, और ये ऐसे करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इसमें भी करंट सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे V की जगह ये लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू डी टी करंट निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, अंदर भी फिर क्या कहते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा सी वी नॉट सी इंटू वी नॉट, फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। तो डी साइन ओमेगा टी कितना हो जाता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, सी इंटू में वोल्टेज मतलब वी नॉट इंटू में ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब कॉस ओमेगा टी को आप और क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, ऊपर अभी हम लोग ने देखा था। और क्या कहते हैं कैपेसिटेंस होता है ना सी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये होता है ना कैपेसिटेंस का एक्स सी जो होता है वो होता है एल बाय ओमेगा सी, ठीक है ना। तो आई नॉट क्या आ जाएगा, वी नॉट बाय एक्स सी लिख सकते हैं, है ना। एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी एल बाय ये 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, ये होता है एक्स सी की वैल्यू। अब यहाँ पे आई की वैल्यू लिख सकते हो वी नॉट बाय एक्स सी इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाय टू। तो यहाँ पे जब फाइव होगा वो पाई बाय टू ले लेंगे, तो ये पूरा अपना आ जाएगा क्या, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स सी, ठीक है ना। ये होता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्योर सर्किट जो होता है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय पाई बाय टू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो पक्का है क्वेश्चन आना, इससे तो आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इंडक्टिव का भी अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है ना तो करंट लीड करेगी। वापस से याद कर लो कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करेगी वोल्टेज को, और कितने से करेगी, बाय पाई बाय टू। पाई बाय टू से करंट जो होती है वो लीड करेगी वोल्टेज को। और या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होगा वो लैग करेगा, लैग बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय टू, ठीक है। अब इंडक्टिव सर्किट देख लेते हैं। इंडक्टिव सर्किट में सेम यही है अपना सर्किट, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ किए हैं। यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर उसके बाद आई नॉट की जगह वैल्यू क्या रख दिए हैं, माइनस वी नॉट बाय ओमेगा एल।
अब ओमेगा एल यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा एल, ठीक है ना। ये हो गया, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स एल हो जाता है। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये मैं इसको रेजिस्टेंस बोल दी थी, ये क्या होता है, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये होता है एक्सएल, और जो हमारा एक्सी था ना वो क्या था, वो हमारा था कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो उससे फिर ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाता है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सएल। एक्सएल क्या होता है अपना इंडक्टिव रिएक्टेंट, और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू में एल। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज होता है ना वो लीड करता है करंट को बाय पाई बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज विल लीड हियर, वोल्टेज विल लीड द करंट। नाउ अब आ जाता है हमारा क्या, आरएल सर्किट। आरएल सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सर्किट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सर्किट होता है आरएल सर्किट। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे वोल्टेज का सेम फॉर्मूला है, करंट का सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे जो ओरिजिनल वोल्टेज होगा वो वी ओ आर प्लस वी ओ एल के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है और ये क्या है, इंडक्टेंस का है, ठीक है ना। टैन थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैन थीटा देखो, टैन थीटा यहाँ पे आ जाएगा जो इंडक्टेंस का वोल्टेज था अपॉन में रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक्सएल बाय आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो टैन थीटा होगा हमारा वो माइनस एक्सएल बाय आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद इम्पिडेंस पूछ लिया, इम्पिडेंस क्या होता है, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इम्पिडेंस क्या होता है, आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं एक चोक कॉयल क्या होता है। ये जेई मेन 2025 में आया था क्वेश्चन इससे, कि चोक कॉयल जो होता है ना उसमें क्या होता है, लार्ज इंडक्टेंस होता है बट स्मॉल रेजिस्टेंस। ये आपके भी में भी पूछ सकते हैं सीयूईटी में भी, कि जो चोक कॉयल होता है ना उसमें जो कॉयल होता है उसका इंडक्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है बट रेजिस्टेंस उसका बहुत ही कम होता है। चोक कॉयल का इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। इट रिड्यूसेस द वोल्टेज अक्रॉस द लोड विदाउट कंज्यूमिंग पावर। ये जो वोल्टेज होता है ना अक्रॉस द लोड वो कम कर देता है विदाउट कंज्यूमिंग, कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है। हेंस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना वो लॉस नहीं होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट विच वुड अकर इफ एडिशनल रेजिस्टर वाज यूज्ड टू रिड्यूस वोल्टेज, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ये रेजिस्टिव वोल्टेज जो होता है ना उसका फॉर्मूला आ जाता है वी नॉट बाय वी नॉट अंडर रूट में आर बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये होता है हमारा इम्पिडेंस, दैट इज जेड, ठीक है। अब एक आ जाता है आर एल सी सर्किट, तीनों चीज़ का है मिला के, तो वो क्या होगा, उसमें क्या होता है ना, उसमें देखो ये सारे डेरिवेशन जो है ये देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है वो ये होता है कि जो इम्पिडेंस होता है वो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड, दैट इज आर इम्पिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये देखो, ये मतलब ओवरऑल जो है कि अगर एक्सी इस ये वाला जो है अपना आर एल सी सर्किट, अगर इसमें हमारा एक्सी और एक्सएल बराबर हुआ ना तो रेजोनेंस कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि एक्सी और एक्सएल बराबर हो गए तो रेजोनेंस कहलाएगा। अगर एक्सी जो है वो ज़्यादा है एक्सएल से तो यहाँ पे कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट है, और अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट है, ठीक है ना। अगर एक्सी ज़्यादा है एक्सएल से तो फाई जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्सएल ज़्यादा है तो फाई जो होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये समझ जाना, टैन थीटा का ये फॉर्मूला है, ये सब देख लेना अपना। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फेज डिफरेंस होता है ना एल और मतलब इम्पिडेंस और कैपेसिटेंस वाले सर्किट के बीच वो हमेशा कितना होता है, पाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि जो फेज डिफरेंस होता है कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट के बीच वो कितना होता है, फाई होता है हमेशा। इट मस्ट बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस देन इट विल राइज अक्रॉस, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट, ये मतलब ओवरऑल है, देखो v का फॉर्मूला वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस बाय विच वोल्टेज लीड द करंट।
वोल्टेज लीड द करंट, मतलब ये कैपेसिटेंस वाले की बात हो रही है ना, वोल्टेज लीड द करंट। आई इज इक्वल टू वी नॉट जेड, और जेड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। ठीक है, अब रेजोनेंस वाला केस देख लेते हैं। रेजोनेंस वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पे वी नॉट मतलब वी ओ एल जो होता है वो वी ओ सी के बराबर हो जाता है, मतलब जो इंडक्टिव वोल्टेज होता है वो कैपेसिटिव वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो आई नॉट एक्सएल इज इक्वल टू आई नॉट एक्सी लिख सकते हैं, तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आ जाएगा यहाँ पे रेजोनेंस में। ठीक है, तो उसके बाद ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट में 1/√LC है ना, ये ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई 0 हो जाता है। एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है ना, जो रेजोनेंस सर्किट होता है ना वो एकदम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे क्या होता है, जेड मिनिमम क्या होता है हमारा, आर आ जाता है, जेड मिनिमम क्या होता है, आर आ जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वापस से देख लो कि एक्सएल का होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ओमेगा इंटू में सी। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा, अगर ओमेगा घटेगा तो एक्सएल घटेगा, एक्सी बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि अगर ओमेगा जो है ओमेगा नॉट के बराबर हो गया तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी और फाई 0 आ जाएगा। अगर ओमेगा ज़्यादा है ओमेगा नॉट से तो एक्सएल जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा एक्सी से, और क्या कहते हैं फाई पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट से कम है तो एक्सएल से ज़्यादा एक्सी हो जाएगा, तो फाई यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। पावर देख लेते हैं, एसी सर्किट में क्या होता है। वी का फॉर्मूला सेम है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई का भी सेम है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई, और ये क्या हो जाता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। पी एवरेज क्या होता है, वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस कॉस थीटा। पी एवरेज क्या होता है, आई आर एम एस इंटू में जेड इंटू में आई आर एम एस आर बाय जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो पी एवरेज हमारा क्या निकल के आता है, आई आर एम एस का होल आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू में आर, और वी आर एम एस का स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू में आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं एफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अगर एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है ना तो उसमें जो लॉस होगा एनर्जी का ड्यू टू प्राइमरी रेजिस्टेंस बाय हिस्टेरिस कोर में, उसको क्या कहते हैं, एडी करंट होता है कोर में, एक्सेट्रा ये सब होता है। ठीक है ना, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में जो लॉस होगा एनर्जी का ड्यू टू प्राइमरी रेजिस्टेंस वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू प्राइमरी रेजिस्टेंस, हिस्टेरिस इन द कोर, एडी करंट इन द कोर, इन सब की वजह से होगा। तो बेसिकली जो एन होता है ना एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, मतलब पी नॉट बाय पी आई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज एडी करंट, दैट इज हीट लॉस। तो ये चैप्टर यहीं पे हमारा खत्म होता है। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।